Hello everyone, welcome to another new part of top 500 MCQ of the Code of Civil Procedure 1908। देखिए ये जो है CPC का 23rd पार्ट है और ये काफ़ी दिनों बाद आया है। इसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं क्योंकि कुछ पर्सनल कारणों से मैं बिजी था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। पर आगे कोशिश करूंगा कि सभी वीडियोस जो हैं टाइम के अकॉर्डिंग आते रहें। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 335 तक किए थे, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 336। फॉर द पर्पज ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग अंडर Order 6 Rule 17 द कमेंसमेंट फॉर ट्रायल टेक्स प्लेस। देखिए देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर 6 रूल 17 के प्रोविजन से रिलेटेड है। अब बात करते हैं ऑर्डर 6 क्या कहता है। ऑर्डर 6 जो है वो प्लीडिंग की बात करता है। ठीक है, ऑर्डर 6 जो है वो अभिवचन यानी प्लीडिंग की बात करता है और ऑर्डर 17 में प्लीडिंग को अमेंड करने की पावर दी गई है, यानी प्लीडिंग में जो है संशोधन करने की शक्ति दी गई है। अब बात करते हैं कि किसके पास पावर है प्लीडिंग को संशोधन करने की, तो पावर जो है वो कोर्ट के पास है, यानी कोर्ट जो है वो प्लीडिंग में अमेंडमेंट कर सकता है। और कब कर सकता है? मे एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग। तो ये कब कर सकता है? एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, यानी प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे ये कर सकता है। और क्या कर सकता है? इसको कर सकता है एल्टर, और क्या कर सकता है? और अमेंड कर सकता है। ठीक, अब तीसरी बात आती है किसकी रिक्वेस्ट पे करेगा, तो आइदर ऑफ द पार्टी, यानी कि जो प्लेंटिफ है वो और या फिर जो डिफेंडेंट है वो, दोनों में से किसी के आधार पे भी जो है वो हो सकता है। तो आइदर पार्टी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पार्टी लिख देते हैं, पार्टी कोई भी हो सकता है दोनों में से। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं कि क्यों की जा सकती है, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है टू डिटरमाइन द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टी, यानी जो रियल क्वेश्चन है उसको डिटरमाइन करने के लिए ये। ठीक है, तो यहाँ हम डालते हैं रियल क्वेश्चन, उनको डिटरमाइन करने के जो डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज़ है। तो इसके लिए अब आते हैं कि यहाँ पर जो प्रोविजो है थोड़ा सा अलग है। प्रोविजो क्या कहता है कि प्रोविजो कहता है कि नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल बी अलाउ, यानी कोई भी एप्लीकेशन है वो अलाउ नहीं की जाएगी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी कहा गया कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, यानी कि ट्रायल प्रारंभ होने के, यानी विचारण प्रारंभ होने के पश्चात प्लीडिंग में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, अभिवचनों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। सिवाय कब किया जा सकता है? इन स्पाइट ड्यू डिलिजेंस द पार्टी कुड नॉट हैव राइज्ड द मैटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, यानी कि जो पक्षकार हैं वो सम्यक तत्परता बरतते हुए भी अगर जो है विचारण प्रारंभ होने के पूर्व उस विषय को नहीं उठा सकते थे, यानी विचारण प्रारंभ के बाद तो उठा ही रहे हैं, पूर्व नहीं उठा सकते थे सारी अपनी कोशिश करने के बावजूद, तो फिर न्यायालय यहाँ पर जो है यानी विचारण प्रारंभ होने के बाद भी जो है वो प्लीडिंग यानी कि अभिवचनों में जो है परिवर्तन करने की शक्ति देती, मतलब अलाउ कर देती है पार्टीज़ को। ठीक, तो अब आते हैं कि जो विचारण है वो कब प्रारंभ माना जाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। तो व्हेन द इशू आर फ्रेम्ड, तो जब इशू फ्रेम किए गए तब माना जाएगा। तो बिल्कुल आंसर यही होगा कि जब इशू फ्रेम किए जाते हैं तभी से विचारण प्रारंभ माना जाता है। बाकी यहाँ पे एफिडेविट इन एविडेंस आर फाइल्ड एंड द एफिडेविट इन एविडेंस, तो ये कुछ नहीं है यहाँ पर, और क्रॉस एग्जामिन तो बहुत बात की बात है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द पार्टी हु हैज़ ऑब्टेन एन ऑर्डर टू अमेंड, सो ऑर्डर यानी कि जो पार्टी है वो प्लीडिंग को अमेंड करने की पावर कब दी गई है, तो देख लीजिए अभी हम लोगों ने देखा था, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, ऑर्डर 6 रूल 17 में अमेंड करने की पावर है। अमेंड द प्लीडिंग अंडर CPC इफ नॉट अमेंडेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ हाउ मैनी डेज शैल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड द सेम विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट। देखिए सिंपल सी बात है कि अमेंडमेंट करने के लिए कोर्ट ने अलाउ कर दिया ऑर्डर 6 रूल 17 में, उसके बावजूद भी पार्टीज़ ने प्लीडिंग को अमेंड नहीं किया और एक पर्टिकुलर पीरियड जो है वो ऑर्डर 6 रूल 18 में दिया गया। और वो पीरियड कितना है? सो वो जो पीरियड है वो दिया है 14 डेज़ का, जो कि हमारा आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी 14 डेज़। उसके बाद जो है सिर्फ कोर्ट जो है उसकी परमिशन से ही, यानी 14 दिन का पीरियड अगर बीत जाता है तो देयर आफ्टर द पार्टीज़ में अमेंड द प्लीडिंग ओनली विद परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट की परमिशन से ही वो कर सकती है, अदरवाइज जो है वो प्लीडिंग को अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेज़ है अमेंडमेंट की, जो डेट करने की जो डेज दिया गया है, लिमिटेशन दी है, वो 14 डेज़ की दी है। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये चीज़ कहाँ दी है? ऑर्डर 6 रूल 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्डर 7 रूल 1 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इज रिलेटेड टू,
देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी। ऑर्डर 7 जो है वो किस चीज़ की बात करता है? ऑर्डर 7 बात करता है प्लांट की, ठीक है। सो ऑर्डर 7 में है प्लांट की बात की गई है। प्लांट यानी कि वाद पत्र जो होता है, सबसे पहले वाद पत्र ही पेश किया जाता है न्यायालय में। तो वाद पत्र जो है उसके बाद WS आता है। तो इसको जो दिया गया है ये दिया गया है ऑर्डर 7 में। अब रूल 1 क्या कहता है? तो रूल 1 बताता है पर्टिकुलर टू बी कंटेन इन प्लांट, यानी वाद पत्र में जो भी पर्टिकुलर्स यानी अंतर्विष्टियाँ होंगी, क्या क्या चीज़ वाद पत्र में बताई जाएगी, उसकी क्या विशिष्टियाँ होंगी, वो चीज़ बताई गई है रूल 1 में। तो ठीक है, तो देखते हैं। प्लीडिंग्स मीनिंग बिल्कुल भी नहीं, रिटन स्टेटमेंट में नहीं, पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन इन प्लांट, तो बिल्कुल आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्लांट के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो चीज़ बताइए, ऑप्शन सी यहाँ पर ऑर्डर 7 रूल 1 में। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, अ डॉक्यूमेंट बाय प्रेजेंटेशन ऑफ विच अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड, इट इज़ कॉल्ड एज। यानी देखिए जो वाद पत्र होता है ये क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जो इसमें दावा किया जाता है किसी चीज़ के लिए। एक ऐसा दस्तावेज है, रिप्रेजेंटेशन करता है न्यायालय के समक्ष किसी वाद को, जो न्यायालय के समक्ष दाखिल किया कोई वाद है उसको, उस वाद में जो भी दावा किया था उस चीज़ को दिखाता है प्लांट के अंदर। अब इट इज़ कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाएगा? सिंपल सा आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाता है। अब देखिए हम लोग अगर देखें ऑर्डर 7 रूल 1, तो ऑर्डर 7 रूल 1 में सबसे पहले क्या होना चाहिए? पहली चीज़ तो दी गई है कि एक प्लांट के अंदर क्या होना चाहिए? नेम ऑफ कोर्ट होगा, यानी कि किस कोर्ट में जो है वाद दाखिल किया जाएगा, पहली चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगा? नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ प्लेंटिफ, यानी जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ दिया गया है उसका नाम और उसका जो है रेसिडेंट ऑब्लिक जहाँ वो रहता है, ठीक है, प्लेस, दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ डिफेंडेंट, यानी प्लेंटिफ का हो गया तो उसी तरह से डिफेंडेंट का भी हो जाएगा, तो ये चीज़ भी यहाँ पर हो जाएगी, डिफेंडेंट की सेम वही चीज़ है। तो जहाँ पर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट रहता है उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक। और जो है उसके बाद आता है कि फैक्ट कंसिस्टिंग द कॉज ऑफ एक्शन, तो चौथी जो चीज़ होती है ऐसे तथ्य बताए जाएंगे जिसमें कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। सो कॉज ऑफ एक्शन, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आता है कि पांचवी चीज़ में कि जो न्यायालय का जुडिक्शन है, तो किसी न्यायालय के पास जुडिक्शन, पिकुलरी जुडिक्शन और जो है टेरिटोरियल जुडिक्शन होना बहुत ही जरूरी है। तो अब बात अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट जुडिक्शन। तो प्लांट में जुडिक्शन भी बताया जाएगा कि आपका जुडिक्शन है इस केस को एंटरटेन करने का कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि रिलीफ, यानी जो द रिलीफ विच द प्लेंटिव क्लेम, जब हम लोग प्रेयर करते हैं तो उसमें कुछ रिलीफ मांगते हैं, तो रिलीफ की बात की गई, जो भी प्लेंटिव जो है क्लेम कर रहा है रिलीफ, उस चीज़ को यहाँ पर रिलीफ को मांगा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ रिलीफ हो जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पर प्लेंटिव के द्वारा कोई सेटअप बचा हुआ है या रिलिंक्विश द पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, तो उसको भी अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 7 पॉइंट पे ले लेते हैं सेट ऑफ, ठीक। अगला पॉइंट आता है 8th पॉइंट, क्या होना चाहिए? तो इसके बाद कोई स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट फॉर पर्पस ऑफ जुडिक्शन एंड कोर्ट ऑफ फीस सो फॉर एज द केस एडमिट, ठीक है। ऐसे यानी कोई न्यायालय की फीस या उससे संबंधित जो भी पैरा होते हैं उनके बारे में लिखा है, तो हम यहाँ कोर्ट फीस लिख लेते हैं। तो कोर्ट फीस हमने प्रॉपर दी है कि नहीं दी है, ये चीज़ यहाँ पर दिया जाएगा कि पूरा उसका डिस्क्रिप्शन रहता है। तो ये सारे कंटेंट जो है वो जो है प्लांट के अंदर होने चाहिए, जो कि हमको दिए गए हैं ऑर्डर 7 रूल 1 में, ठीक है, CPC के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 340। वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी द प्लांट सेल कंटेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिलेटेड है ऑर्डर 7 रूल 3 से। ऑर्डर 7 रूल 3 क्या कहता है? वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जहां वाद की विषय वस्तु एक स्थावर संपत्ति है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है हम लोग प्लांट के अंदर क्या क्या कंटेन करेंगे? तो पहला तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई, तो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन जो होगा उस चीज़ को बताएंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग पैरा में पढ़ेंगे तो वहाँ दिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई इट एंड इन केस ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी आइडेंटिफाई बाय बाउंड्री नंबर ऑफ इन अ रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट और सर्वे द प्लांट सेल स्पेसिफाई सच बाउंड्री और नंबर्स। तो वही चीज़ देखिए, पहला तो पॉइंट ठीक है, पैरा में दिया भी है, रूल 3 में क्लियर मेंशन है। इन द केस वेयर द प्रॉपर्टी कैन बी आइडेंटिफाई बाय, तो प्रॉपर्टी जो आइडेंटिफाई बाय किससे आइडेंटिफाई की जाएगी? बाउंड्रीज से, नंबर इन रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट और सर्वे से।
द प्लांट सेल स्पेसिफाई सच बाउंड्रीज एंड नंबर। तो ऐसे सर्वेज जो सेटलमेंट हुए उनके नंबर से और बाउंड्रीज जो है वो दोनों ही चीज़ें जो है प्लांट में दी जानी चाहिए। सो पहला ऑप्शन और दूसरा दोनों ही सही है। तीसरा, द डिटेल ऑफ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन हैज़ टू बी मेंशन इन द प्लांट। देखिए, प्रॉपर्टी के ओनर की डिटेल देना जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है प्रॉपर्टी का ओनर हम ही क्लेम कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति कह रहा है हम ओनर हैं, तो ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी का ओनर कौन है या जो भी डिस्प्यूट से रिलेटेड है। तो ये चीज़ यहाँ पर नेसेसरी नहीं है। सो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट यहाँ पर ठीक है। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्डर 7 रूल 10 ऑफ CPC प्रोवाइड फॉर, देखिए ऑर्डर 7 और जो रूल 10 है ये प्रोवाइड बताता है रिटर्न ऑफ प्लांट। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रिटर्न ऑफ प्लांट मतलब बाद पत्र का लौटाया जाना। तो बाद पत्र को लौटाने के जो प्रोविजन है वो ऑर्डर 7 रूल 10 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 342, द प्लांट इज लायबल टू बी रिटर्न व्हेन। प्लांट को कब लौटाया जा सकता है? देखिए, प्लांट को लौटाने का जो प्रोविजन दिया गया है वो दिया है ऑर्डर 7 रूल 10 में। अब देखिए, प्लांट जो है कोर्ट सिर्फ 2 ही ग्राउंड पे लौटाता है। पहला तो है उसके जुडिक्शन की बात है, तो जुडिक्शन के आधार पे ही लौटाता है। तो पहला जुडिक्शन हो जाएगा टेरिटोरियल जुडिक्शन और पिकुनरी जुडिक्शन। टेरिटोरियल जुडिक्शन और दूसरा बी हो जाएगा यहाँ पर पिकुनरी जुडिक्शन। पिकुनरी जुडिक्शन, तो ये तो पहला ग्राउंड हो गया जुडिक्शन के आधार पे। दूसरा यहाँ पे आता है उसके जुडिक्शन के बाहर सब्जेक्ट मैटर आ जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर अगर जो है वो जुडिक्शन के बाहर है तब, तो इन दोनों ही कंडीशन में जो है कोर्ट जो है वो प्लांट को रिटर्न कर सकता है। तो देखते हैं, द प्लांट इज़ ऑन अ इनसफिशिएंट स्टाम्प पेपर, तो स्टाम्प पेपर के लिए कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न नहीं करेगा। द प्लांट इज़ नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, तो ये भी नहीं है, रिजेक्शन की ग्राउंड है, जो हम लोग रिजेक्शन का पॉइंट पढ़ेंगे वहाँ दिया हुआ है। द रिलीफ इज़ अंडर वैल्यूड इन द प्लांट, एंड लास्ट पॉइंट, द प्लांट इज़ फाइल्ड इन अ कोर्ट हैविंग नो जुरिडिक्शन। तो यानी कि द प्लांट इज़ लाइबल टू बी रिटर्न व्हेन द प्लांट इज़ फाइल्ड इन अ कोर्ट हैविंग नो जुडिक्शन, यानी प्लांट ऐसे न्यायालय में फाइल किया गया है जिसके पास जुडिक्शन नहीं है, या तो टेरिटोरियल नहीं है, या क्षेत्र संबंधी, पिकुनरी धन संबंधी, या सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु। अगर इस तरह के जुडिक्शन न्यायालय के पास नहीं तो न्यायालय जो है वो प्लांट को रिटर्न कर देगा। और ये चीज़ कहाँ बताइए? ऑर्डर 7 रूल 10 में। सो आंसर यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 343, अ कोर्ट कैन रिटर्न द प्लांट व्हेन द कोर्ट हैज़ गॉट no territorial jurisdiction, no pecuniary jurisdiction, no subject matter. So all these points are correct. Answer here option D, under order 7 rule 10. ठीक है। 344, under CPC 1908, if the court find at any stage that it has no pecuniary jurisdiction with respect to the subject matter of the suit, it will. So ऐसी परिस्थिति में क्या, जैसे न्यायालय किसी भी स्तर पर, किसी भी स्टेज पर जब न्यायालय को पता चलता है कि उसके पास जुडिक्शन नहीं है उस मामले को सुनने का, तो फिर या उस मामले को देखने का, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा न्यायालय? न्यायालय क्या करेगा? उसको रिटर्न द सूट, उस सूट को लौटा देगा। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो अगर देखिए एक चीज़ तो है, प्लांट को रिटर्न करने की जो पावर दी है वो तो ऑर्डर 7 रूल 10 में दी गई है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है कि क्या हम इसकी अपील कर सकते हैं? तो बिल्कुल, इसकी जो अपील का प्रोविज़न दिया गया है ये दिया गया है ऑर्डर 43 रूल 1 में। तो ऑर्डर 43 रूल 1 में रिटर्न ऑफ प्लांट की अपील की जा सकती है, या फिर यहाँ पर सेक्शन 104 में भी प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन केस द सूट हैज़ इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट हैविंग नो जुडिक्शन, कैसा जुडिक्शन है? टेरिटोरियल और पिकुनरी, द प्लांट इज लायबल टू बी रिटर्न। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्डर रूल 10 to 10B प्रोवाइड फॉर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही बात ये कि ऑर्डर यानी किसका ऑर्डर है ये, तो यहाँ पर ये बताया नहीं कि हम लिख देते हैं ऑर्डर 7 रूल 10 to 10B प्रोवाइड फॉर रिटर्न ऑफ प्लांट। सो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए 10 में तो रिटर्न ऑफ प्लांट दिया गया है, और 10B जो है वो बात करता है पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट की। ये जो है अपीलेट कोर्ट के पास इसमें पावर दी गई है, कोर्ट के पास पावर टू ट्रांसफर द सूट टू द प्रॉपर कोर्ट, कि वो सूट को क्या करे? ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पे किसको कर देगा? टू प्रॉपर कोर्ट को, प्रॉपर कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपके 10B में प्रोवाइड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर द अपील और रिविजनल कोर्ट कैन रिटर्न द प्लांट अंडर रूल 7 रूल 10B हो जाएगा। आफ्टर सेटिंग असाइड द डिक्री, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए? यस। तो सेटिंग असाइड डिग्री करने के बाद भी जो है
वो अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट जो है वो रिटर्न कर सकता है। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये चीज़ कहाँ प्रोवाइड की है, ये चीज़ क्लियरली प्रोवाइड की गई है जो है ऑर्डर 7 रूल 10B में। क्वेश्चन नंबर 348, ऑन विच ग्राउंड द प्लांट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। सो रिजेक्शन ऑफ प्लांट इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर 7 रूल 11। देखिए ऑर्डर 7 और रूल 11 में जो है प्रोवाइड किया है कि प्लांट जो है नामंजूर किया जा सकता है कब, तो उन सारे प्रोविजंस को दिया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट बाई पॉइंट करेंगे हल्का सा। सो सबसे पहला ए पॉइंट में है कि जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन जो है वो डिस्क्लोज ना किया हो, यानी कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज नहीं करता है तब वहाँ पर अगर जो है प्लांट कोर्ट जो है वो प्लांट को रिजेक्ट कर सकता है। सेकेंड देखते हैं बी पॉइंट में, जहाँ पर जो रिलीफ मांगा गया है, रिलीफ, सो रिलीफ जो है वो इनसफिशिएंट है यानी अंडर वैल्यूड मांगा गया है। तो अगर अंडर वैल्यूड रिलीफ है तब भी वहाँ पर जो है प्लांट रिजेक्ट हो सकता, मतलब जो है प्लांट को रिजेक्ट किया जा सकता है। थर्ड देख लेते हैं सी पॉइंट पे। तो थर्ड में है कि प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी, वहाँ पर जो है स्टैम्प नहीं प्रॉपरली सबमिट किया गया है तब, सो प्रॉपर इनसफिशिएंट स्टैम्प, ठीक है। सो प्रॉपर स्टैम्प जो है वो नहीं दिया है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट पे कि प्लान टू बी बार्ड बाय एनी लॉ, यानी जो हमारा बाद पत्र है वो किसी कानून के द्वारा रोका जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लांट टू बी बार्ड बाय लॉ, किसी कानून के द्वारा उसको रोका गया है, ठीक है। और अगला है वेयर इट इज़ फाइल्ड, वेयर प्लांट इज़ नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, यानी नॉट फाइल, यानी प्लांट जो है वो फाइल तो किया गया मगर दो प्रतियों में नहीं फाइल किया गया, डुप्लीकेट। एंड नेक्स्ट लास्ट है यहाँ पर ए पॉइंट, वेयर द प्लांट फेल टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ रूल 9, यानी रूल 9 के जो प्रोविजंस हैं, यानी रूल 9 के प्रोविजन को फॉलो नहीं, यानी ऑर्डर 7 रूल 9 के जो प्रोविजन है उनको फॉलो नहीं करता है। और रूल 9 में क्या दिया, प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लांट, यानी जो एडमिट करने का जो प्रक्रिया दी गई है उसके बारे में बात की है, ठीक है। इन ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड्स जो है फॉलो नहीं होते हैं तो यहाँ पर प्लांट जो है वो कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है। तो देखते हैं वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन। सो बिल्कुल यहाँ पर जो अगर कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज नहीं करता है तो प्लांट, यहाँ क्वेश्चन पूछा था प्लांट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट नहीं किया है तो ठीक है, यहाँ पर अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो प्लांट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द प्लांट फाइल इन सच कोर्ट डज नॉट हैव जुडिक्शन टू ट्राई सूट। बिल्कुल अगर किसी न्यायालय के पास जुडिक्शन नहीं है मामले को विचार करने का तो ऐसी परिस्थिति में वो कोर्ट प्लांट को रिजेक्ट नहीं करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिटर्न करने की वहाँ पर पावर होती है कोर्ट को। सो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और रिटर्न करने का जो दिया है प्रोविजन वो तो हमने अभी पढ़ा ही था, ऑर्डर 7 रूल 10, ठीक है। एंड वेयर द अपीयर टू बी अ बार्ड बाई लॉ, बिल्कुल यहाँ पर प्रोवाइडेड है बार्ड बाई द लॉ। एंड वेयर प्लांट इज नॉट फाइल इन डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट में फाइल नहीं है तब भी हो जाएगा ये चीज़, तो ठीक है, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कोर्ट कैन रिजेक्ट अ प्लांट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11E ऑफ CPC इफ़ इट इज़ नॉट फाइल्ड इन। तो देखिए यहाँ पर जो कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है प्लांट को अंडर ऑर्डर 7 रूल 11E के तहत, कब कर सकती है, जब जो कि ई में हमने क्या पढ़ा था, नॉट फाइल इन डुप्लीकेट, तो यानी कि नॉट फाइल इन डुप्लीकेट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ये रॉन्ग यहाँ पर टाइप हुआ है, ये सी हो जाएगा, ये बी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट यार। क्वेश्चन नंबर 350, द प्लांट शुड बी फाइल्ड इन डुप्लीकेट, दिस रूल वाज इंसर्टेड। देखिए यहाँ पर जो है प्लांट जो है वो 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा, ये रूल कब इंसर्ट किया गया जो है CPC में। देखिए ये जो रूल आया था किस एक्ट के अकॉर्डिंग आया था, तो सेक्शन 17 जो है 17 और एक्ट जो था एक्ट 46 था, एक्ट 46 ऑफ 1999। अब ये इफेक्ट में कब आया, तो जो इफेक्ट में आया तो ये आया था 1 जुलाई 2002 को, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2002। सो आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।